जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जेपीएससी जो है वो 11वीं से 13वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। और उसमें जो है ना टोटल 342 सीट जो है इस बार दिया गया है, जो कि पिछले जेपीएससी की अपेक्षा देखें तो लगभग 90 सीट जो है वो ज़्यादा दिया गया है। इस बार काफ़ी मौका है हम लोग जेपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जेपीएससी के तहत देखेंगे कि हम लोग जेपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम है उसको हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं। और जैसा कि नोटिफिकेशन में ही दे चुका है कि इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो है 17 मार्च। ठीक है, 17 मार्च को जो है इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग जेपीएससी का जो सिलेबस दिया गया है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस में यदि आप देखिएगा तो इसमें दो पेपर आपको पढ़ने हैं। पहला पेपर है वो आपका सामान्य जीएस है। ठीक है, सामान्य जीएस है, इसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और 100 प्रश्न रहेंगे। और जो पेपर 2 है उसमें आपको झारखंड से संबंधित जीएस को पढ़ना है, यानी झारखंड को आपको पढ़ने हैं। और इसमें भी जो है टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस पीटी के एग्ज़ाम में। और दोनों जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी यदि आप देखते हैं तो पेपर 1 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी 90 प्रश्न जो है वो सामान्य अध्ययन से यानी जीएस से रहेगा। और जो 10 प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा आपका झारखंड से ही। ठीक है, और यहाँ पर टोटली आप देखेंगे तो 100 प्रश्न केवल और केवल झारखंड से ही पूछे जाएंगे। यानी कुल मिला के देखें दोनों पेपर मिला के तो 110 प्रश्न जो है आपका केवल और केवल झारखंड से ही पूछा जाएगा। ठीक है, केवल और केवल जो है 110 प्रश्न वो आपके झारखंड से ही, टोटल 200 प्रश्न में से 110 प्रश्न आप देख पा रहे हैं वो झारखंड से ही पूछे जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले जेपीएससी में आप देख चुके हैं कि जो पीटी का जो कट ऑफ होता है वो बेसिकली वैरी करता है। जनरल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 62 से लेकर के 65% मार्क्स लाना रहता है। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 60 से लेकर के 63% तक लाना रहता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप देखें तो इतना मार्क्स यानी 65% यदि आप ले आते हैं, स्कोर कर जाते हैं तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसमें मेन रोल जो रहेगा वो आपका झारखंड सेक्शन रहेगा, पेपर 2 रहेगा। ठीक है, तो आप पेपर 2 को जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पेपर 2 को आपको पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे पेपर 2 से ही। और पेपर 2 का सिलेबस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लगाए हुए हैं पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि पेपर 2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं। तो पेपर 2 जैसा आप लोगों को अभी बता चुके हैं, ये टोटल जो है 200 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन यानी एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सिलेबस में जो यहाँ पे जिक्र किया गया है वो है फर्स्ट सेक्शन में यदि आप देखते हैं तो झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ना है। और झारखंड के ये जो सेक्शन है झारखंड के इतिहास, इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है कि झारखंड की जो भी परंपरागत शासन व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि टोटल जो है आज के समय में अभी वर्तमान में देखें तो झारखंड में जो है 33 जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 33 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। और 33वीं जनजाति जैसा कि आप लोग जान रहे हैं वो है पुरान जनजाति। तो यही जो 33 जनजातियाँ हैं उसमें से कुछ खास जनजातियों के जो शासन व्यवस्थाएं हैं झारखंड में जो पाई जाती हैं उसके बारे में जेपीएससी ने अपना सिलेबस में जो है वो दिया है पढ़ने के लिए और उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या किस किस जनजाति के बारे में उनके जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसको पढ़ने हैं। तो पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, यानी मुंडा जनजाति में जो भी शासन व्यवस्था पाई जाती है उसके बारे में पढ़ना है, उससे एक प्रश्न रहेगा। नागवंशी शासन व्यवस्था, उससे भी एक प्रश्न है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इससे भी एक प्रश्न है। माझी प्रगना शासन व्यवस्था, इससे भी एक प्रश्न है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इससे भी एक प्रश्न। और ढोकलो सोहर और नेक्स्ट जो अंतिम में है वो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। और इसमें टोटल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इस सेक्शन से यदि देखा जाए तो 8 प्रश्न जो है आपके इस जेपीएससी एग्जाम में जो झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाएं हैं उससे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये है नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसको यदि आप क्लियर करते जाते हैं आसानी से तो आप 8 में से 8 अंक आसानी से जो है ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो है स्टार्ट करते हैं झारखंड का ये जो इतिहास है इसका जो पहला सेक्शन है, पहला पार्ट है वो है मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, इससे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, इसको देखेंगे, इनके जो महत्वपूर्ण पद हैं, तथ्य हैं और जो भी संगठन है इससे रिलेटेड उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये बेसिकली झारखंड का जो प्रतिष्ठित बुक है उड़ान, उससे हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो है मुंडा शासन व्यवस्था उसके बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसका हम स्लाइड जो है यहाँ पे लगा चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन, इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग अभी देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। बेसिकली ये क्या है कि मुंडा जनजाति में जो भी शासन व्यवस्था पाई जाती है उसी को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल है कि मुंडा जनजाति में जो भी शासन व्यवस्थाएं पाई जाएंगी उसी को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मुंडा जो शब्द आया ना, मुंडा शब्द, देखिए ये जो मुंडा शब्द है इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, सामान्य अर्थ क्या हो गया? विशिष्ट व्यक्ति। और जो विशिष्ट अर्थ होता है वो होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, मतलब मुंडा समाज में जो गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है वही उसका जो अर्थ बताता है वो मुंडा शब्द ही बताता है। ठीक है, आगे हम लोग इसी प्रकार देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, संगठन है और उससे संबंधित कुछ तथ्यों का जो विवरण है वो नीचे दिया गया है। इसको हम लोग विस्तार तरीके से देखते चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो ये महत्वपूर्ण संगठन है उसमें हम लोग देखते हैं तो एक शब्द है यहाँ पे मुंडा। ठीक है, मुंडा, ये मुंडा क्या होता है? ठीक है, मुंडा समाज में जो है मुंडा किसको बोला गया है उसको देखेंगे। तो ये जो मुंडा है ये बेसिकली गांव का प्रधान होता है। ठीक है, ये जो होता है गांव का प्रधान होता है, मतलब प्रमुख व्यक्ति आप बोल सकते हैं। और यह जो पद होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वंशानुगत पद होता है। ठीक है, ये पद जो होगा ये वंशानुगत होता है। बेसिकली ये जो मुंडा होता है जो गांव का प्रधान होगा उसका काम क्या रहेगा, कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वो क्या है कि ग्रामीणों से लगान को वसूलना। क्लियर? और गांव की जो विधि व्यवस्था है उसको बनाए रखना, और जो भी गांव में छोटे छोटे विवाद होंगे, झगड़े होंगे, उसका निपटारा करना, वो किसका कार्य रहेगा? तो रहेगा मुंडा का कार्य। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो मुंडा है, मुंडा गांव समाज में जो मुंडाओं के द्वारा जो खेत बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, खुटखट्टी भूमि, खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कई बार ये क्वेश्चन जो है आप देख चुके होंगे, जब भी सेट आप बनाते होंगे तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। खुटकट्टी भूमि क्या होता है? तो मुंडाओं के द्वारा निर्मित जो भी भूमि होता है, खेत होता है, उसको खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। ठीक है, और ये जो भूमि होता है इसको जो निर्माण करता है, उसको जो भूमि को जो तैयार करता है उसी को क्या बोला जाता है? खुटकट्टीदार कहा जाता है। ठीक है, यानी जो उस भूमि को जो है निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? खुटकट्टीदार कह सकते हैं। ठीक है, मुंडा समाज में जो है ये खुटकट्टीदार कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे यहाँ पे आप देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था में ये जो खूंट है ना, खूंट, इसका जो अर्थ होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, परिवार होता है। खूंट का मतलब परिवार। तो बस यहाँ पे आपको ये सभी पॉइंट जो है ये आपको ध्यान में रखने हैं। मुंडा जो है मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का जो अर्थ है, ठीक है, यानी मुंडा से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे जो दिए गए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग आगे जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे यहाँ पे है 1 सेकेंड, आगे है हाथू मुंडा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हाथू मुंडा। तो हाथू मुंडा क्या होता है? हाथू जो होता है ना वो मुंडा समाज में पंचायत को बोला गया। ग्राम पंचायत जो होता है मुंडा समाज में उसको हाथू बोला जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत को हाथू बोला जाता है। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको हाथू मुंडा कहा जाता है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान है उसको हाथू मुंडा कहा जाता है, और जो ग्राम पंचायत होता है उसको हाथू कहा जाता है। ठीक है, ये जो हाथू है ना, हाथू मुंडा, वो कई गांव से मिलकर बना पंचायत होता है। ठीक है, जिसको पड़ाहा या फिर परहा कहा जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है ये हम लोग पढ़ा के बारे में पढ़ रहे हैं। हाथू मुंडा बेसिकली क्या है, बस आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत के प्रधान को ही हाथू कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पढ़ा। तो पढ़ा जो होता है ना वो कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को ही पढ़ा या फिर पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख कार्य क्या होता है? वो होता है दो या दो से अधिक गाँव के जो भी विवाद होते हैं, छोटे छोटे झगड़े विवाद जो होते हैं उसका निपटारा करना रहता है। ठीक है, और ये जो है ये पढ़ा, ये मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है ना उसमें ये सर्वोच्च पर अवस्थित है। ठीक है, पढ़ा जो है ये मुंडा जनजाति के सर्वोच्च पर अवस्थित है। कहने का मतलब यह मुंडा जनजाति का जो है सर्वोच्च न्यायपालिका कह सकते हैं, सर्वोच्च कार्यपालिका और विधायिका की संज्ञा दी जा सकती है। किसको? तो ये पहाड़ा को या फिर पहाड़ा। ठीक है, पहाड़ा जो कई गाँव से मिलकर बना पंचायत होता है उसको हम लोग कह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पहाड़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? पहाड़ा राजा होता है। पहाड़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी वो होता है पहाड़ा राजा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं पहाड़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी वो कौन कौन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है आप हर एक सेट में जो है देखते होंगे पूछा गया है कि पढ़ा के जो है प्रमुख अधिकारी कौन कौन है।
पहला है कुंवर, लाल और कारतू। कुंवर, लाल और कारतू, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो है उनके प्रमुख अन्य अधिकारी होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अन्य जो है पढ़ा पंचायत व्यवस्था में जो है यानी मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में वो कौन कौन से अन्य अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पढ़ा राजा तो समझ गए, वो पंचायत का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब जो पढ़ा राजा का जो सहायक होता है, उसको जो मदद करता है, उसको ठाकुर बोला जाता है। याद रखिएगा, पढ़ा राजा के सहायक को क्या बोला जाता है? ठाकुर बोला जाता है। और पढ़ा राजा का जो मंत्री होता है, उसको दीवान बोला जाता है। पढ़ा राजा का जो मंत्री होगा उसको दीवान बोला गया। और पढ़ा पंचायत में जो दस्तावेज कागज को जो रख रखाव करता है और वो जो अधिकारी होता है वो क्या होता है? उसको जो है बोला गया है पांडे, ठीक है। अब उसी जो है पढ़ा पंचायत में जो गांव का सिपाही का जो कार्य करता है उसको बोला जाता है बरकंदाज। ये सभी टर्म बस आपको रीड करने हैं, 2-3 बार रीड कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और जो भी वहाँ पे ग्राम पंचायत में यानी पहाड़ा जो हाथू मुंडा जो होता है ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है या फिर ग्राम पंचायत हाथू जो होता है, उसमें सभा की जो कार्यवाही का जो नियंत्रक होता है, ठीक है, जो कंट्रोलर होता है, उसको दरोगा बोला जाता है, ठीक है। और सभा का जो वकील होता है उसको लाल बोला जाता है। तो ये जो है, ये छोटे छोटे जो भी विभिन्न अधिकारी हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको बस रीड कर लेना है, ध्यान में रखना है, ताकि प्रश्न इससे बने भी तो आप बना सकें, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोग देख चुके हैं 3 पॉइंट, एक मुंडा, ठीक है, एक हाथू मुंडा और एक पढ़ा के बारे में। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसके अन्य महत्वपूर्ण जो संगठन है वो कौन कौन है, ठीक है। तो चलिए आगे आप यहाँ पे स्क्रीन पे स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कि एक अन्य जो तथ्य है, अन्य जो संगठन है, ठीक है, वो क्या है? तो देखिए अखड़ा है, ठीक है। अन्य जो पद है वो है अखड़ा, या फिर संगठन बोल सकते हैं, या फिर ये पद है, इसका मतलब क्या होता है मुंडा शासन व्यवस्था में? अखड़ा या फिर अखड़ा बोलते हैं। तो गांव समाज में आप लोग जान ही रहे हैं अखड़ा क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है ना कि गांव का जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं या जो भी छोटे मोटे जो विवादों के निपटारे के लिए जो बैठक का आयोजन किया जाता है, वो स्थल को हम लोग अखड़ा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, मुंडा समाज में अखड़ा किसको बोला गया? तो देखिए मुंडा समाज में जो है ना अखड़ा वही होता है जो हम लोग में भी होता है। तो पढ़ा पंचायत स्थल को ही अखड़ा बोला जाता है, ठीक है। हम लोग पीछे देख चुके हैं पढ़ा पंचायत क्या होता है कि कई गांवों से मिलकर जो बना पंचायत होता है उसको पढ़ा बोलते हैं। और वही जो पढ़ा पंचायत का जो स्थल होता है जहाँ पर गांव का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उसको अखड़ा बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक मुंडा परंपरागत मुंडा प्रशासन में क्या होता है कि महिलाओं को जो है ना उचित स्थान प्रदान नहीं किया जाता। ये हर एक जनजाति में ये बेसिकली पाया जाता है। तो यहाँ पे यही ये भी जो है जिक्र किया गया है कि महिलाओं को जो है उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ मुंडा गांव में जो है बैठकों का जो आयोजन होता है वो कहाँ किया जाता है? अखड़ा में ही किया जाता है, जैसा कि अभी आपको हम बताएं, ठीक है। चलिए तो अखड़ा समझ गए। अब आगे जो टर्म है यहाँ पे मानकी। देखिए मानकी किसको बोला जाता है मुंडा समाज में? मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी जो है किसको कहा जाता है? बेसिकली क्या है कि पहाड़ा पंचायत का जो प्रधान होता है ना, हेड मेन जो होता है, उसी को मानकी बोला जाता है। आप यहाँ पे पीछे भी देख चुके हैं कि पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है पढ़ा राजा, लेकिन पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी बोला जाता है। और यह भी जो पद है वो क्या होता है? वंशानुगत होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाहन के बारे में कि मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन किसको बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है, पाहन जो होता है ना वो गांव का धार्मिक प्रधान होता है। मुंडा गांव समाज में जो है उसका धार्मिक प्रधान, कहने का मतलब जो पूजा पाठ करवाता है, उसी को जो है पाहन कहा जाता है। इसमें मुंडा शासन व्यवस्था में ध्यान रखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसको पाहन बोला गया। इसका कार्य क्या है? तो देखिए इसका कार्य जो है गांव में शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करवाना, बलि चढ़ाने का कार्य करवाना, ठीक है। और इन कार्यों के लिए बेसिकली क्या है कि इन कार्यों के लिए जो पाहन नियुक्त होता है ना उसको लगान मुक्त भूमि दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। और उस भूमि का नाम क्या है? डाली कटारी भूमि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो वर्ड है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाली कटारी भूमि, इसको आपको ध्यान में रखना है कि पाहन को लगान मुक्त जो भूमि दिया जाता है उसी को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ये कई बार आप इस प्रश्न को देखे होंगे जब आप प्रीवियस ईयर या फिर सेट जो है बना रहे होंगे, तो उसमें डाली कटारी भूमि को बारे में आप वहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। तो पाहन को जो दिया जाता है भूमि, लगान मुक्त भूमि, उसी को डाली कटारी भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे जो है टर्मोलॉजी उसको देखते चलते हैं और समझते हैं आगे कुछ अन्य जो संगठन है, ठीक है, अन्य जो तथ्य है, वर्ड है, पद है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो पद है वो है महत्व का। तो महत्व कौन होता है?
मुंडा समाज में, मुंडा शासन व्यवस्था में महत्व किसको बोला गया? ये बेसिकली जो है ना पाहन का सहायक होता है। और अभी हम लोग देख चुके हैं पाहन कौन होता है, तो गांव का मुंडा जो गांव है उसका धार्मिक प्रधान होता है पाहन, और उसका जो सहायक होगा वो कौन होगा? महतो होगा। ये बेसिकली क्या करता है गांव में? ये संदेश वाहक का कार्य करता है, मतलब कि संदेश को, सूचना को पहुंचाने का कार्य करता है महतो। ठीक है। अब आगे एक टर्म है भूत खेता। भूत खेता ये क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि गांव समाज में जो है भूत प्रेत से रिलेटेड बहुत सारी ये जो है बहुत सारे वहाँ पे पाए जाते हैं। भूत प्रेत जो है गांव समाज में बहुत अवधारणाएं देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से मुंडा समाज में भी जो है भूत जो है भूत प्रेत से रिलेटेड बहुत सारी धारणाएं वहाँ पे अवस्थित है, धारणाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। तो गांव में भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए एक विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। ठीक है, ये सभी गांव में जो है होता है लगभग। तो भूत प्रेत से बचने के लिए विशेष पूजा की जाती है, और वो पूजा कौन करता है? पाहन ही करेगा, क्योंकि वो गांव का जो है धार्मिक प्रधान होता है। तब पाहन को जो है ना इस कार्य के लिए कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा भूमि दिया जाता है। वही भूमि जो है भूतखेता कहलाता है। ठीक है, वही भूमि को क्या कहते हैं? भूतखेता कहते हैं। और उस भूमि से जो भूतखेता है, उस भूमि से जो भी उपज होता है, इनकम होता है, तो उस पैसे का उपयोग पूजा के कार्य में ही उसका यूज किया जाता है। ठीक है, पूजा व्यवस्था का संचालन जो है उसी पैसे से किया जाता है। जो भूतखेता भूमि जो दिया गया है पाहन को, उसमें जो भी उपज हुआ उससे जो है जो भी इनकम प्राप्त हुआ, तो उससे पूजा उससे बेसिकली जो है पूजा व्यवस्था में उसका संचालन किया जाता है। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट जो है यहाँ तथ्य है वो है पुजार, या फिर इसको पनभारा भी बोला जाता है। ये क्या है? ये जो है ना ये पाहन का सहायक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लोग दो देखें, एक तो महतो का भी कार्य सेम है, पाहन का सहायक, और एक है पुजार यानी पनहारा का भी सहायक जो है वो कौन है? पुजार है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। लेकिन हाँ, यदि पूछे जाए कि संदेश वाहक का कार्य कौन करेगा, तो महतो करेगा। महतो और पनभारा दोनों जो है ये पाहन के सहायक हैं, लेकिन संदेश वाहक का कार्य वो महतो ही करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि पढ़ा राजा कौन होता है। तो आप जानते हैं कि पढ़ा पंचायत जो होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता है? कौन कौन होता है? तो होता है पढ़ा राजा। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य यहाँ पे दिया गया है, उसको भी हम लोग देख देते हैं। तो बेसिकली मुंडा शासन व्यवस्था में, ठीक है, एक होता है दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता, लाल, ये सभी जो है अधिकारी वहाँ पे पाए जाते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। और इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है पढ़ा राजा का जो शासन है उसका संचालन सही तरीके से करना, और उसमें जो है सहयोग प्रदान करना। ठीक है, ये जो भी हैं दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता, लाल, ठीक है, ये सब जो है वो क्या करते हैं? पढ़ा राजा को मदद करते हैं, इसके संचालन में सहयोग करते हैं। तो आज हम लोग जो है मुंडा शासन व्यवस्था को कंप्लीट देखें, उसको लाइन बाय लाइन रीड किए। तो हम यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट भी आपको बताते गए हैं कि किस किस पॉइंट को जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर में जो जो पॉइंट पूछे गए हैं उसको यहाँ पे हम बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।